So good morning, everyone. Good morning, sir. मॉर्निंग गुड सर। सर। Good morning, भाई। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. यस। तो विल स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, इसमें काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली जो भी मेंबर्स थे इको हो रहा क्या कहीं? हाँ, तो काफी सारे मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस। मुझे इको फील हो रहा है। वॉइस आ रही है अभी? Yes, sir. ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जस्ट ओवरव्यू दूं या फिर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के बारे में आप लोगों को पता है। एक छोटा छोटा बता देता हूं पहले। सबसे पहले मेरे पास में जो है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? बताओ, किसी को पता है तो। डॉक्टर Rajendra राजेंद्र Prasad. प्रसाद। ठीक है। देन सेकंड, इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? HC H.C. मुखर्जी। Mukherjee. ठीक है। देन थर्ड वन, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN बी राव। एन राव। ठीक है। देन इसके चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? बी आर Ambedkar. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी। ठीक है। तो ये मेरा, अभी इसके ऊपर देखोगे आप 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि इसलिए एक जस्ट ओवरव्यू दिया है। ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर, ये तो मेरा हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उसके बेसिस पे। अब सेकंड यहीं पर मेरा जो आएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? सबसे पहले चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? B.R. Ambedkar. अम्बेडकर। ठीक है। इसके बाद KM मुंशी। ठीक है। इसके बाद एक थर्ड है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण ठीक है। स्वामी, यस। देन N गोपाल स्वामी अय्यर, अयंगर कुछ ऐसा करके है ना। क्वेश्चन अभी ऐसा भी आएगा एक। इसके बाद में मोहम्मद सदुल्ला। इसके अंदर एक BL मीटर मितर करके, और DP खातान। तो ये मेरे जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे यहाँ पर। अब कुछ जगह पे पूछेगा भाई, इसमें गांधी जी थे या नहीं थे, इसमें आपने जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं थे, तो वो आप लोगों को याद रखना है कि उसमें ये सब लोग नहीं थे। बाकी अलग अलग कुछ लोग थे इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसके बारे में इन लोगों ने पूछ रखे हैं क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि कमेटी कौन कौन सी थी और उसके चेयरमैन कौन कौन थे। अगर मैं इसमें कमेटी का बताऊं और उसके चेयरमैन का बताऊं, हम्म सबसे पहली जो कमेटी थी वो थी अपनी यहाँ पर यूनियन पावर कमेटी। उसके चेयरमैन कौन थे? यूनियन पावर कमेटी। जवाहरलाल नेहरू। Jawaharlal नेहरू। Nehru. ठीक है। देन उसके बाद में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन, Jawaharlal Nehru. ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू इसके लिए भी। ये नोट डाउन कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, है ना। अभी एक दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी Sardar Patel. सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। अब यहाँ पर अपना माइनॉरिटीज के लिए और मोस्ट प्रोबेबली जो भी हमारे राइट थे उसके लिए कौन थे एडवाइजरी कमेटी में? Patel. पटेल। Sardar Patel. ठीक है। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। Rajendra Prasad. Prasad. और स्टीयरिंग कमेटी Rajendra Prasad. राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। एंड देन इसमें हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट था कि कंफ्यूज करते हैं भाई यहाँ पर थोड़ा सा, कि भाई एक एडवाइजर पूछते हैं और एक चेयरमैन पूछते हैं। तो एडवाइजर हमने बोला कि BN अपना राव है, और चेयरमैन BR अम्बेडकर है। ठीक है। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना अपना यहाँ पर। और ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चंस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे यहाँ पर?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और के मुंशी। अभी हमने पढ़ा था पटेल साहब तो थे यहाँ पर और के मुंशी भी थे यहाँ पर। अब आचार्य JB कृपलानी और लोक नायक जयप्रकाश नारायण, इनमें से कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण। हाँ सर ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, क्योंकि वो चीज पूछेगा यहाँ पर कि आपका, और ये कौन थे आचार्य JB कृपलानी कौन थे? ये अपने सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस थे 1946 में। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस 1946 में थे ये सबसे पहले। तो ये भी एक ध्यान रखना है इनका। सरदार पटेल का आप लोगों को पता ही है कि भाई ये चेयरमैन थे उस टाइम पे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और मिनोरिटीज के थे, जो भी पढ़ाया था हम लोगों ने। फिर के मुंशी जी थे, ये अपने ड्राफ्टिंग प्रोसेस में थे, और फंडामेंटल राइट्स और कल्चरल और एजुकेशनल प्रोसेस के थे यहाँ पर, कल्चरल और एजुकेशनल प्रोसेस। तो ये कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कल्चरल एजुकेशन प्रोसेस का। जैसे इसमें अभी सरदार पटेल का हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज का पढ़ा था, तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है। तो ये भी अपने को थोड़ा फोकस्ड होके देखना है इसका, है ना। और हाँ, तो यहाँ पर फिर अपना सेकंड है, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, रेफ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट सेंटर ऑन 15th अगस्त 1947 वाज 18th। ठीक है, अब यहाँ पर आपका द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर एट प्रेजेंट इज 36। एक मिनट दे देना मुझे। अब बताओ इसमें से, ये CSE 2009 में क्वेश्चन पूछ रखा है, विद रेफरेंस द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंसिडर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट सेंटर एट ऑन 15th अगस्त 1947 वाज 18th। द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर एट 36। एनी आइडिया किसी को? नो सर। नहीं पढ़ा है कहीं भी? The number of ministers 70. द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर ऑफ 15th अगस्त 1947, इसका हमारे टाइम उस टाइम पे 18 मिनिस्टर थे। अब देखो कितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ रखा है। ठीक है, तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को अभी ये पूरा याद रखना है कि जितने मिनिस्टर थे वो 18 थे मेरे पास में। ठीक है, देन द सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर, द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर एट प्रेजेंट इज 36। अब ये मेरा यहाँ पर रॉन्ग होगा, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें तुक्का उक्का नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग होगा, क्योंकि वहां पर कितना भी था, जो भी मिनिस्ट्रीज थी वो फिक्स नहीं थी। ठीक है, देर इज अ नो फिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज वहां पर। तो यहाँ पर 36 रॉन्ग था, और 18 वाला करेक्ट ऑप्शन था, जिसकी वजह से 1 मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जितने भी थे PM के साथ में, वो मतलब अपना मोर देन 15 ही रहेगा। लेकिन एज सच उन्होंने कोई नंबर मेंशन नहीं किया था कि 36 नंबर होगा या फिर उससे ज्यादा नंबर होगा, या इतना ही नंबर है। तो वहां पर वो कोई भी फिक्स नहीं था। हाँ, ये नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर 15 अगस्त को फिक्स था कि 18 मिनिस्ट्रीज थे हमारे पास में। ठीक है, जिसकी वजह से अपना 1 हो गया पार्ट यहाँ पर। हु एम द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर से पूछा है। अम्बेडकर जी थे इसमें, KM मुंशी थे, कृष्णेंद्र स्वामी और MK गांधी। अब देखो यहाँ पर MK गांधी जी का ओड आ गया, तो ये नहीं थे। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एडवाइजर कौन थे इनके? एडवाइजर थे BN यहाँ पर। BN BN Rao. ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसमें बताओ। BN Rao. BN राव। ठीक है, हु एमंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कौन थे प्रेसिडेंट यहाँ पर? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र Rajendra प्रसाद। Prasad. ठीक है, सर इसमें भी दो तरीके से पूछ सकता है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो तरीके से मिलती थी ना, एक वो ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए और एक वो कॉन्स्टिट्यूंट लॉ बनाने के लिए। जब लेजिस्लेटिव की तरह मिलते थे तब मावलंकर होते थे। हम्म और सर इसमें जो पहले क्वेश्चन में जो आचार्य JP कृपलानी जी का नाम लिया, ये जो सब कमिटीज थी उसमें इनका नाम था, तो सब कमिटीज वगैरह भी याद करनी पड़ेगी। नहीं, सब कमिटीज में तो इतना तो अभी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है सब कमिटीज का, लेकिन कमिटीज पे ही पूछ रखा है, सब कमिटीज का नहीं है। अब किस्मत ज्यादा ही खराब होगी तो पूछ लेगा, वरना नहीं पूछेगा। ओके। ठीक है, हु अमंग द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उससे पहले कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले? डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा। Sachidanand Sinha. ठीक है, अब ये देखो इन्होंने यहाँ पर 4 नेम मेंशन कर रखे हैं, राजगोपालाचार्य, अम्बेडकर जी, TT कृष्णाचारी का नाम मेंशन कर रखा है। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये कौन है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको हल्का सा पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे इसका अपना सचिदानंद सिन्हा है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू ड्राफ्टिंग कमेटी? फिर से देखो क्वेश्चन, बी एन राव क्वेश्चन आ रखा है। Who among the following stated in the Constituent Assembly that on 26 January 1950 India was going to enter a life of contradictions? इसका बताओ। क्या है इसका आइडिया है? वही किसी को कोई? सर सुना नहीं है, तुक्का मार देता है एसपी मुखर्जी। हाँ भाई, इसने क्या बोला? Who among the following stated in the Constituent Assembly that on 26 January 1950 India was going to enter a life of contradictions? तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सबसे पहले कौन थे वहां पर? अंबेडकर का आपने सुना है? भाई ये तो होंगे नहीं दोनों, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी। एसपी मुखर्जी का नाम सुना है आपने कोई इसमें? नो सर। नो सर। तो यहाँ पर सिर्फ बी आर अम्बेडकर जी बचे हैं, उनका ठीक होगा। ठीक है। ठीक है, पर क्योंकि हाँ, कॉन्स्टिट्यूंट क्योंकि असेंबली में तो जवाहरलाल नेहरू थे ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे ना ये तो, जवाहरलाल नेहरू जो थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं ना ये तो। हाँ, पर ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो ना, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहा है ना, किसने स्टार्ट किया था वहां पर? अम्बेडकर जी ने तो वो पूरा कहानी रची थी ना, तो उसके बाद ही तो कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हुए थे। सर और उनकी एक स्पीच भी है जिसमें उन्होंने बोला है कि मतलब इंडिया को हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दिया है बट फिर अभी आगे जाके टेस्ट, मतलब डेमोक्रेसी वो और आगे जाके खुद ही भाई, बनेगी, और सो लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ था? कॉन्ट्रडिक्शंस। कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि पॉलिटिकल इक्विलिटी के लिए बात कर दी थी उन्होंने, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विलिटी के लिए बात कर दी थी उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल, और जैसे पॉवर्टी का मुद्दा उठा दिया वहां पर, वहाँ कास्ट सिस्टम का मुद्दा उठा दिया, इसलिए तो कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हुए थे वहां पर। वो हम्म। जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने तो थोड़ी ना किया था, बी आर अम्बेडकर जी ने ही तो किए थे स्टार्ट हो, कि इक्वलिटी लेके आना है, ये सब लेके आना, तो उन्होंने तो बताया था वहां पर। इसलिए वो कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस है, सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस है, वो सब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। राइट। इसके बाद में हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? फिर से क्वेश्चन वही, क्या है बताओ इसका? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अभी देखो ये कुछ डीआरडीओ में क्वेश्चन पूछ रखा है, फर्स्ट फाइनेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर, आइडिया किसी को? ये सर, ये लक्ष्मीकांत में दे रखा है। क्या है बताओ? ये सन्मुखम चेट्टी। हाँ, उस टाइम पे ये क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? होम मिनिस्टर। हो होम मिनिस्टर होम एंड एंड, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। नहीं, होम मिनिस्टर एंड डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम सॉरी। हम्म। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी क्या क्या थे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ठीक एक्सटर्नल है, अफेयर्स मिनिस्टर। हाँ। एक्सटर्नल और अफेयर। ये जॉन मैथाई कौन थे? रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। हाँ ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करके चलेंगे तो आइडिया लगेगा कुछ। ठीक है, अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटस ऑफ द नेशनल असेंबली कॉल्ड द स्टेट डूमा कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द czar ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक सीएपीएफ में 2010 में पूछा था। अब मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी कभी कभी निकाल देता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टेट डूमा क्या होता है, रशिया वाला स्टेट डूमा, रशिया, ये कुछ पता है आप लोगों को? आइडिया कुछ इसका? शायद सर पार्लियामेंट होता है रशिया का। यस सर, वहाँ की असेंबली होती है। कहाँ की? रशिया की? यस सर, रशिया की। सर, हाँ ठीक है, अब उसके बारे में देखो क्वेश्चन पूछा उसने कि क्या क्या वहां पर कौन कौन से उसका नेचर होता है डूमा का, ठीक है। तो क्या वहां पर इलेक्टेड बॉडी होती है? होती है यस भाई। सर। ठीक है, क्या वहां पर एडवाइजरी बॉडी होती है? होती है, लेकिन नॉट बाउंड बाई एनी डिसीजंस। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी बॉडी होती है, लेकिन किसी भी डिसीजंस के बाउंड नहीं होती है। लॉ मेकिंग बॉडी होती है वहां पर, भाई अगर यस सर। पार्लियामेंट तो होगा ना, लेजिस्लेट। ठीक है हाँ। ना। एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वहां पर कोई? नो सर। वहाँ नहीं होता, वहाँ क्या वो होता है? तो तसार पावर एंड पे होता है मिनिस्ट्रीज, ना वो। एग्जीक्यूटिव पावर रिमेन विद द तसार एंड विद मिनिस्टर्स, ऐसा करके कुछ दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये इसका रॉन्ग रहेगा फोर्थ वाला ऑप्शन, और अब आके आपके ये वाला ठीक रहेंगे तीन ऑप्शन। तो देखो कहाँ से आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछा है इन उन लोगों ने, लेकिन ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसका कंपैरिजन किया होगा, उसको मेंशन किया होगा, तभी जाके क्वेश्चन पूछा है। यस सर, ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं हाँ ये। हाँ। देन सीएससी 21 में क्वेश्चन पूछा है, 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय द यूनिसेफ।
Second part, the demand that Bangla has to be one of the national languages was raised by the Constituent Assembly in Pakistan. ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने मेरे साथ में किया है। यस सर, वो हाँ बताओ टेक्स्ट इसका। में किया हुआ है। हाँ सर इसमें पहला वाला गलत है क्योंकि यूनिसेफ दिया हुआ है, तो मतलब यूनिसेफ और मदर लैंग्वेज का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये कौन करता है? यूनेस्को, ये- मतलब हमने यूनेस्को किया था तब। हाँ यूनेस्को करता है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो स्विप कर सकता है इन चीज़ों को, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के नेम हैं या फिर जो भी यूएन के नेम्स होते हैं उनको स्वैप कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये फोकस करना है। 21 फरवरी ये डेट ठीक ठीक है? सर मैंने चेक नहीं किया बट आपने बोला था सही है। हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया और यहाँ पर इसका चेंज होगा, जो भी रोनेशन का चेंज होगा। सेकंड स्टेटमेंट, द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये ये भी स्टेटमेंट सही है, सही ये है। ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास में वहां पर आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को मतलब जो बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान अपना ये वाला। तो जो भी पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान थे उन्होंने डिमांड किया था कि बांग्ला हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया गया है और जिसकी वजह से बी ऑप्शन मेरा ठीक होगा। ये मैंने कराया है क्वेश्चन, आई थिंक आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो। फिर 2013 में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर इन लोगों ने, विद रेफरेंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर directly elected by the people of those provinces, nominated by the Indian National Congress and the Muslim League. फिर थर्ड है elected by the provincial legislative assemblies, and fourth one selected by the government for their expertise in constitutional matters. बताओ इसका। इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। A. कल कल भी हम लोगों ने शायद इसके बारे में देखा था, कल निकाल तो नहीं देखा। आई थिंक मैंने क्वेश्चन पहले नहीं कराया ना ऐसा क्वेश्चन कहीं भी। नो सर। हम्म, तो डायरेक्ट इसका आंसर बनेगा मेरा इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, No, sir. 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 नो सर। चलो अब बड़े क्वेश्चन देखते हैं, अब छोटे छोटे तो बहुत हो गए। ये क्वेश्चन मेरा ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सीडीएस में पूछा गया 2015 में। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन 1946। स्टेटमेंट करेक्ट है? यस सर। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। स्टेटमेंट ठीक है? नो सर। डिड नॉट, No, अभी पीछे sir. question में पढ़ा है ना। The discussions within the Constituent Assembly were not influenced by the opinions expressed by the public. No. Wrong. In order to create a sense of collective participation, submissions were solicited from the public. Right. ये तो ठीक होगा। Correct. डी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सीडीएस के पेपर में पूछा है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ईपीएफओ में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेके कि नॉट करेक्ट वाला। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स हु हैड बीन इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, Correct. sir. The Constituent Assembly held its first sitting 9 December 1946. Correct, sir. यस सर। Sir, correct है. The seats in which provinces were distributed among the three main communities, Muslim, Sikh, and the General, in proportion to their respective population. ये तो Correct, कल sir. रात को ही पढ़ा है, ठीक है। The method of selection in case of representatives of Indian states was to be determined by the Government General of India. ये तो कहीं हमने दूर दूर तक भी शायद नहीं पढ़ा है इसको तो, No, sir. Incorrect. ठीक है। तो ये रॉन्ग रहेगा क्योंकि नॉट का ऑप्शन पूछा था। अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एज अ ड्राफ्टिंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या क्या किया था। अब देखो स्पेसिफिकली उसने मेंबर के बारे में पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन बना के। तो जब भी आप कोई मेंबर के बारे में पढ़ते हो तो उसका एक इन्फॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन वो पूछ रहा है और क्या आप उसको जवाब दे सकते हो, मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए। He favored the role of the Supreme Court in taking important decisions relating to the interpretation of the Constitution of India. कुछ आइडिया है इस क्वेश्चन का? No, sir. No, हाँ, sir.
तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने अभी ड्राफ्टिंग कमेटी में जब मैंने मेंबर के नाम बताए तो उसमें आपको एक एक जो जो मेंबर है, ठीक है, हर एक के बारे में कुछ दो दो पॉइंट अपने लिख लिख के रखोगे, वो क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका वो फेवर्ड में थे यहाँ पर। ठीक है, द ही फेल्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। भाई तभी तो वो बाद में जो कॉन्ट्रडिक्शंस के मुद्दे उठे थे वो बाद में तभी तो उठे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैड टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन द लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। तो ये स्टेटमेंट भी वहां पर आया था। ही बिलीव्ड इन द डोमिनेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर द जुडिशरी, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और डिक्टेरियल फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस, इसका भी रॉन्ग है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आंसर है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। विदाउट एनी लाइक गैस वर्क और लगाओगे तो गलत हो जाएगा। नॉलेज के बिना काम नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में। पर सुमित, इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी दिख रहा है कि गलत है, और हाँ, इसके वो अलावा वैसे भी यूनिक दिख रहा है और वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रहा है, तो वैसे भी हाँ, इसको रॉन्ग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नॉलेज बेसिस पे जाओगे तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब ये फिर से, अब देखो उसने मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी, अब ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है। ठीक है, तो आप एक माइक्रो लेवल पे जो बात करोगे वो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नॉलेज बेस्ड ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रिक और लॉजिक वॉजिक नहीं लगेगा। आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, नहीं पता होगा छोड़ दोगे। ठीक है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री। इट इज नॉट अ contrivance टू इंस्टॉल एनी पर्टिकुलर पार्टी इन पावर एज हैज बीन डन इन सम कंट्रीज। अब कितना लेंदी क्वेश्चन में रखा है। हु शुड बी इन पावर इज लेफ्ट टू द डिटरमाइंड बाय द पीपल एज इट मस्ट बी सिस्टम इफ द सिस्टम इज टू सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब कितना लेंदी बना के दिया उसने। ये भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो सिंपल सा क्या है इसमें बताओ मुझे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फ्रेम ओनली मशीनरी वाला किसने बोली ये चीजें। सर बी आर अम्बेडकर। हाँ, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का कुछ भी आता है तो वहां पर आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आता है मोस्ट प्रोबेबली बी आर अम्बेडकर रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्रॉस चेक करके आंसर देखना है इसका। यस सर। ठीक है ये एक एससीआरए का क्वेश्चन था। विच ऑफ द नॉट पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर नॉट ट्रू। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो बताओ मुझे इस आंसर में। द Wrong. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज आल्सो द इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। हाँ, फॉल्स। First ठीक है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट यस सर सही है। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया था। चेयरमैन जो थे हमारे डॉक्टर ड्राफ्टिंग कमेटी के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर, ये पॉइंट मेरा। यस सर। ठीक यस है सर। सर। ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड 1950 मेड इंडिया ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या ये था वहां पर? गलत है। नहीं। नो नो सर। सर। कब आया था? सॉवरेन सेकुलर। 42nd अमेंडमेंट से आया, 42nd 1950। अमेंडमेंट में। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसकी जैसे ही आंसर हो गया। अब ये बेसिक क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग वाज मेड रिस्पांसिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पर ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा लेंदी है ये वाला टॉपिक, इसको कंप्लीट करेंगे फटाफट। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट। अब देखो नॉट के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रखे हैं, तो नोट पे हमें फोकस करना है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हरी में पढ़ते हैं तो नोट को स्किप कर देते हैं। तो आपको नोट पे थोड़ा फोकस करना है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, नॉट पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, देन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, ये पीस है, पीसफुली विदाउट आर्म्स। फ्रीडम टू own, acquire and dispose of property anywhere in the country. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन। बताओ भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट जो मेरा वो है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। क्या यहाँ पर मैं किसी आर्टिकल को इसको मेंशन कर सकता हूँ? आर्टिकल या आर्टिकल आर्टिकल 19। 19 आर्टिकल 19 का फर्स्ट का फर्स्ट। डी। फर्स्ट। ठीक है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये ठीक है मेरा पार्ट यहाँ पर। 19 यस सर। 19 का वन का 19 में डी। बी। B। ठीक है, फ्रीडम टू एक्वायर ओन एक्वायर एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, ये पार्ट बताओ। फॉल्स। नो। False। ये पहले किस में आता था मेरा? राइट टू 19 F Right to property। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल किस में आता था पहले? 31 में। 1 क्लॉज। ठीक है, फिर ये क्या हुआ इसका?
अपना कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया हाँ 1978 में। उसमें क्या हुआ? इसको हम लोगों ने Legal लीगल right. राइट मान लिया। Legal right 300A. 300 ठीक ए है, क्या है अभी ये अभी 300A. अभी ये लीगल राइट है। ठीक है, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन एक और भी क्वेश्चन पूछ सके काफी बार, तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नॉट का ऑप्शन को फिर देखते हैं लास्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, ये ठीक है? Yes, sir. क्या है इसका वो बताओ आर्टिकल? G. 19. G. 19(1) का G. 19(1) का जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, नॉट करेक्ट में। ठीक है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ 26 जनवरी 1950? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सॉवरन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, और सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था? बताओ भाई। Sovereign B, sir. B sir. ठीक है, और हमारे पास में जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड हम लोगों ने जैसे अभी ये दे रखा है सेकुलर, और अपना इसमें दे रखा है एक सोशलिस्ट, ये दोनों, ये वर्ड दोनों कब ऐड हुए थे हमारे? 42nd 42nd. Amendment. सेकेंड Constitution अमेंडमेंट Amendment Act. 1976 1976। बढ़िया भाई, ठीक है। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? इट वाज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949। द ड्राफ्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस इन पब्लिक मीटिंग्स। ये कई पब्लिक मीटिंग में हुआ था ड्राफ्ट कहीं? No, sir. No, No sir. sir. इट इज द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भाई हमारा तो सबसे Sir, longest. Lengthiest is Lengthiest. इट केम फुल्ली इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर द ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड इन 19 क्या हो गया था भाई No, 1946? sir. No, One. sir. no No sir. sir. ठीक है, सीपीएफ में पूछा था। तो कुछ क्वेश्चन आप बाद के जो ऑप्शंस पढ़ के या फिर आपने जो भी एक ओवरव्यू लेके कि भाई जनरल अवेयरनेस में ये चीज मैंने पढ़ रखी है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉट करेक्ट? अब स्टेट स्पेसिफिक भी जाएगा ये थोड़ा सा ना, तो वहां पर भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी डू नॉट अप्लाई, यहाँ पर कुछ है ये इसका? नो सर हाँ, नॉट करेक्ट पूछा है भाई। सबसे पहले तो मेरा आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पे मैं बात करूँ 370 था ना पहले तो, 2019 से पहले 370 था, लेकिन वो फिर अभी स्पेशल स्टेटस दे दिया उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, जिसमें लद्दाख और अपना इसका दो अलग अलग बन गए। इसके बाद में इसने पूछा कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्ड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी डू नॉट अप्लाई? क्या अप्लाई नहीं करेगा डीपीएसपी? करता है सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करेगा, तो एक स्टेटमेंट ठीक होगा यहाँ पर। और कर नॉन, फिर आर्टिकल 35A गिव्स सम स्पेशल राइट्स टू द परमानेंट रेजिडेंट्स टू द ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट सेटलमेंट एंड प्रॉपर्टी। ये बताओ 35A का ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा है भाई? ये 35A जो बोलता है कि अलाउड जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर में क्या डिफाइन किया है उसने, कि परमानेंट रेजिडेंट्स को आप लोग एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर्टी और सेटलमेंट की बात करी है उसने, एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर्टी और सेटलमेंट की बात की है वहां पर। तो ये स्टेटमेंट मेरा ठीक होगा। अब देखो इतना माइक्रो लेवल पे आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। देन थर्ड, आर्टिकल 91 का एफ हैज बीन ओमिटेड। ये क्यों भाई, ये क्यों बोला गया है इसने, ये क्यों दिया है, ओमिटेड क्यों किया गया है? ओमिटेड, और एक दूसरा वर्ड यहाँ पर अगर मैं बोल दूं रेस्ट्रिक्टेड, बताओ यार मेरे को, कोई तो बताओ डिफरेंस क्या है ओमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड में? सर रोमट मतलब हटा ही दिया है, कोई भी केस में नहीं दे सकते, और रिस्ट्रिक्ट मतलब कुछ टाइम के लिए या कोई सिचुएशन के लिए उनको अलाउ हाँ, नहीं किया है। तो यहाँ पर ओमिटेड दिया, हटा तो नहीं दिया ना भाई? 19(1) का जो एफ है वो हटा तो नहीं देंगे हम लोग, ऐसे तो नहीं हट सकता ना भाई। कुछ मॉडिफिकेशन की होगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई होगी, तभी तो ये मतलब 19(1) एफ के बारे में बोल रहा है इसने। हटा तो नहीं सकते हम लोग, और जम्मू कश्मीर तो हमारे देश का हिस्सा है ना, तो क्यों हटाएंगे हम वहां पर? तो इसलिए ये यस स्टेटमेंट सर। गलत होगा मेरा। ठीक है, आर्टिकल 368 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, ये बताओ। ये जम्मू कश्मीर अप्लाई नहीं होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कुछ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसलिए उसने ये सब लाइन बोला है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, 35 आर्टिकल याद होना चाहिए। यहाँ पर एक कॉमिटेड का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉमिटेड के बदले अगर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस और मॉडिफिकेशन देता तो मेरा स्टेटमेंट ठीक होता।
सर और ये डी ऑप्शन है इसमें, वो सिंपल मेजोरिटी वाला भी ले सकते हैं कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368 आर्टिकल, वो क्रिएशन एबोलिशन, वो स्टेट्स का जो उसमें है कि कुछ प्रोविजंस है जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 है बाय सिंपल मेजोरिटी। नहीं, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट लोडर का नीड होता है, उसमें इसका नीड है क्योंकि इसका जम्मू कश्मीर का डिफरेंट डिफरेंट है। ओके सर। हम्म। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आर सम ऑफ इट्स एसेंशियल प्रिंसिपल्स। It makes India a republic. It professes freedom of conscience. It gives a right to choose a profession. बताओ भाई ये क्वेश्चन। अब लेटेस्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ का, और 1 2 3 4 में ऑल पूछ। फोर। हाँ, सारे ठीक है। सारे ठीक है। कैसे? यस सर। फर्स्ट वाला पार्ट में कैसे ठीक है? ये कहाँ पर मेंशन है ऐसा? प्रियम्बल, डीपीएसपी सर हाँ DPSP जी। एंड प्रियम्बल। एंड प्रेम्बल है मेंशन है, ठीक है भाई, वेरी गुड। इट मेक्स इंडिया एज अ रिपब्लिक, अपना प्रियम्बल। ऑलरेडी मेंशन इन प्रियम्बल, preamble में ठीक है। देन इट प्रोफेसेस फ्रीडम ऑफ द कॉन्साइंस, ये कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 25। फंडामेंटल राइट। 25, वेरी गुड भाई। देन इसके बाद में इट गिव्स द राइट टू चूज अ प्रोफेशन। आर्टिकल 19। 19 जी। 19 जी। 19(1) का जी, जी। ठीक है। तो ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए, इसके से 4 ठीक हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द यूनियन टू entrust its executive functions to a state by its consent. A state cannot entrust its executive functions of the union. कुछ पता है इसका आप लोगों को? पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, म्यूचुअल डेलीगेशन का है। हम्म। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप कौन से आर्टिकल को देख रहे हो यहाँ पर? म्यूचुअल डेलीगेशन का है ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द यूनियन टू एंट्रस्ट द इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ स्टेट बाय इट्स कंसेंट। डायरेक्टली आर्टिकल से उठा के लाएंगे, बताओ। 258। 258 पढ़ा है ना? यस सर। ठीक है, वहां पर होगा। देन इफ स्टेट कैन नॉट एंट्रस्ट इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू द यूनियन, क्या ये ठीक है? कैन नॉट, हाँ थोड़ा सर। फोकस करेंगे भाई। अगर 258 आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो 258 में कुछ ना कुछ तो कवर हो रखा होगा ना वहां पर। तो कैन अनट्रस्ट इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू द यूनियन, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसने नॉट करेक्ट पूछा है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर नॉट करेक्ट है, फर्स्ट वाली करेक्ट थी यहाँ पर, ठीक है। 250 जो 8 आर्टिकल होता है, 258 जो आर्टिकल होगा उसमें क्या होगा? यूनियन से स्टेट में क्या होगा, लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। और 258 ए क्या होगा? स्टेट टू यूनियन होगा वहां पर। The Constitution of India guarantees freedom of thought and expression to all its citizens subject to implementation of directive principles, fundamental rights and right to equality. With articles बताओ भाई क्या क्या होगा इसमें सबसे पहले? ये कहाँ पर होता है? इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, कौन से आर्टिकल में है भाई? स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर सकते हैं ना यहाँ पर हम लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात। यस कौन सर। सा? 19 19 का 19 ए, क्लास 1 में। ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती है कुछ कुछ। एक चीज ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट का और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है मेरा? यस सर। कैसे ठीक सर तो है? ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए ना, राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि 19 इसमें आता है, राइट टू इक्वलिटी में 14 to 19। फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ ना पहले, अभी थर्ड पे जाएंगे बाद में, पहले फर्स्ट तो बताओ। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसका क्या होगा, लॉजिक क्या है इसका बताओ। आप आंसर आंसर बता देते हो सर क्योंकि कि इसमें सामने दिख रहा है, लेकिन सर आप मतलब नहीं बता रहे हो। डीपीएसपी मतलब डीपीएसपी मतलब सोशल और पब्लिक गुड के लिए है, तो अगर इन केस अगर हम 19 आर्टिकल 19 किसी को दे रहे हैं और उससे डी मतलब पब्लिक गुड हार्म हो रहा है, तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसका फ्रीडम सपोज मैं टू अगर थॉट एंड लैंड रिफॉर्म एक्सप्रेशन। का एग्जांपल दूंगा, चलेगा यहाँ पर? यस सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सोशल जस्टिस लॉज का एग्जांपल दूंगा, चलेगा यहाँ पर? यस सर। ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी रीजनबली रेस्ट्रिक्टेड टू इंप्लीमेंट डीपीएसपीज, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट ठीक होगा ये।
तो आप लोगों को सामने भी आंसर दिख रहा है, क्योंकि मेरे को पता है सारे आंसर मैंने अलग से मार्क कर रखे हैं, कल से वो नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को इसका जो आंसर का क्वेश्चन का जो नॉलेज होता है वो तो बताओ कि भाई मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन पता है, तभी तो बता पाएंगे। इन तो आंसर तो सब बता देंगे, इसमें सबने पढ़ रखा है। फंडामेंट राइट्स का, ड्यूटीज का बताओ, ये ठीक है यहाँ पर? 51A, फंडामेंट ड्यूटीज, एग्जाम्पल दे के बताओ भाई। जस्टिफाई रेस्ट्रिक्शंस वहां पर भी तो है ना, आर्टिकल 51A में, फंडामेंट ड्यूटीज में। Yes, sir. सिंबल्स को Respect लेके national flags, और anthem. प्रमोट हार्मनी को लेके, फ्लैग को लेके, इनके लिए तो है ना वहां पर, तो ये भी ठीक होगा। अब राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं वहां पर, ठीक है? तो मेरा राइट टू लाइक फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात करेगा, तो ये बताओ मेरे को इक्वलिटी में। यहाँ पर आएगा कि आर्टिकल 14 का है, तो भाई इसलिए गलत हो गया ये, ठीक है? क्योंकि सेपरेट फंडामेंटल राइट है अलग से ये, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि इट्स नॉट ग्राउंड फॉर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ठीक है? इसलिए ये गलत हो गया। देन स्टेटमेंट 1 एंड 2 ठीक होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब मुझे बताओ कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच में रेस्ट्रिक्टेड ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, कुछ एग्जांपल्स दो। Sir, sovereignty and integrity of India, हाँ security of the state, हाँ public order, हाँ decency, morality, contempt of court. इतना ही याद आ रहा, और एक defamation. हाँ, एक और होगा इसमें, आई थिंक इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस कर, Incitement to an Yes, sir. offense. ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, ये पूछ लेता है क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, प्रोवाइड्स फॉर अडल्ट फ्रेंचाइजी, कंटेन्स अ बिल ऑफ राइट्स, हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स। इसका बताओ। सर नो हेरिडेटरी एलिमेंट्स होने चाहिए। इलेक्टेड हेड होता है ना हमारा, इस वजह से। हाँ ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। Which one of the following statements is not correct? Article 370 of the Constitution of India has not been repealed. Not been repealed. ठीक है? Article 370 of the Constitution of India is no more as a part of Constitution of India. Not correct पूछा है। जम्मू कश्मीर has become a union territory by amending a Constitution of India. अब ये तो हमारा शायद ठीक है, ये वाला तो समय पढ़ रखा है। The status of Jammu Kashmir as a union territory is not identical with that of the Delhi. तो ये भी मेरा ऑलमोस्ट ठीक रहेगा यहाँ पर। इन दो में बताओ क्या डिफरेंस हो सकता है, हमने क्यों आंसर को लाइक बी आंसर है इसका बता देता हूँ आपको, क्योंकि सर नोट बी कर। आंसर होगा। हाँ, लेकिन क्यों बी आंसर है बताओ। सर सर क्योंकि बिकॉज आर्टिकल 370 वहां पर है, मतलब उसको ऐसे पूरा ओमिट नहीं किया रिपील गया है, बस वो हाँ रिपील एप्लीकेबल किया नहीं है। बट कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया है, मतलब बिल्कुल वो नहीं किया है। वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो का भी पार्ट इफेक्ट है है, बट रिपील कर दिया हाँ इसको। उसका जो इफेक्ट है उसको नलीफाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है? एक वर्ड यूज कर सकता है, नलीफाइड कर दिया उसको। तो ये ऑप्शन वहां पर आपको याद रखना है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर उस अभी क्या हुआ है कि उसके बाद में इसका जो इफेक्ट है वो नलीफाइड कर दिया है, खाली पार्ट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट्स वाई रॉन्ग रहेगा आपका, ठीक है? अब ये देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डिसीजंस डिक्लेरेशन हैज नॉट बीन ट्रीटेड फाइनल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। कुछ लेंदी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन किस पे? एक्शन डिसीजन डिक्लेरेशंस हैज नॉट बीन ट्रीटेड फाइनल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Dispensation of an inquiry into the misconduct of a civil servant on the ground that it was not practicable to hold the inquiry। सबसे पहले, a declaration made in a law made by the parliament that it was for giving effect to the directive principle relating to the economic system with a view to control concentration of wealth। Advice tendered by the ministers to the president of India। Decision of the speaker of the house of the people regarding disqualification of member of that house of the ground of defection। काफी लेंथी क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन पूछ रखा है मेरा बेसिकली इंक्वायरी और इन सब के लिए। तो जो सबसे पहला पार्ट है इसके लिए, अब देखो बेसिक बेसिक आर्टिकल्स नहीं है, थोड़े से डेप्थ में आर्टिकल्स हैं, वो हम लोग को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है ये डायरेक्टली आर्टिकल 311 311 आर्टिकल, ये वहां से उठा के दे रखा है कि भाई कोर्ट के पास में यहाँ पर लिमिटेड इंटरफेरेंस होता है, कि कोर्ट गिव लिमिटेड इंटरफेरेंस, ठीक है? इसमें क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन वैसे तो आप लोगों के उसके लेवल का नहीं है, इन्होंने इसमें एलडीसी में क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आते हैं वो लो पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछता है, जिसमें जुडिशरी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, उस टाइप के क्वेश्चन। फिर भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं, वो कब कौन सा क्वेश्चन चेंज कर देगा। तो डिस्पेंशन ऑफ इंक्वायरी जो आएगा वो आर्टिकल 311 में आएगा,
ठीक है, जिसमें कोर्ट जो होगा वो लिमिटेड ही इंटरफेरेंस करेगा, जिसकी जैसे ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर ठीक रहेगा। सेकंड, अ डिक्लेरेशन made by a law, made in a law made by the parliament that it was for the giving effect to the DPSP relating to economic system with the view to control concentration of wealth। कोई बता सर ये सकता? हम डिस सर ये हम उसमें पढ़ते हैं ना, इसमें क्वेश्चन में पूछा कि 31 ट्रीटेड 31C फाइनल, थर्टी ये वन बाद में ऐड हुआ था ना 31 का अमेंडमेंट थर्टी से। ई किस ऐड हुआ था? सर ये 24 या फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो थी, वो डिस्प्यूट्स बिटवीन और फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जब हम पढ़ते हैं हाँ, और उसके इसमें आप अंदर। केस था मिनरल मिल्स केस को भी लेके आ सकते हो, मिनरल मिल्स केस 90 यस सर, सकते हो, ठीक है। पहले था कि सिर्फ दो फंडामेंट ड्यूटीज होंगी, फिर सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आ राइट गई थी, वो राइट। सॉरी डीपीएसपीज। तो यहाँ पर अपना जितना भी मिनरल मिल्स में था, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड एब्सोल्यूट फाइनलिटी के लिए हम लोगों ने इसको देखा था। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और इसके बाद में एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पर होता है आर्टिकल क्या है 74 का 2। ये तो पढ़ा है ना यार, एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Yes, sir. यस सर। yes यस sir सर। हाँ, इसके बाद में ये डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ दैट हाउस ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये भी पढ़ा है आप लोगों ने। क्या यस अलाउ सर, करता है वहां पर? जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू की हो रिव्यू, तो ठीक कोई है। केस। और लास्ट में किस में करेगा? टेक्स्ट में करेगा, फाइनल इन द टेक्स्ट, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू अलाउड है, और जो भी कंसिडर करेगा वो टेक्स्ट में करेगा, फाइनल इन द टेक्स्ट में करेगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ठीक रहेगा इस दोनों का, ये गलत रहेगा। अब देखो ये ऑस्टिन का आ गया, ग्रीनविल ऑस्टिन का। अकॉर्डिंग टू ग्रीनविल ऑस्टिन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द, ये काफी बार आप लोगों ने नेम सुना होगा इनका, यस सर। ठीक है। वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स, कॉन्सिक्वेंस एंड अकोमोडेशंस, सोशल रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल फ्रीडम, एसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर। बताओ भाई। बी तो है, लेकिन बताओ वो बताओ मेरे को, लॉजिक बताओ क्यों होगा बी। सबसे पहले इसने क्या बोला यहाँ पर, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये कौन थे? ये फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियन थे हमारे, ठीक है। तो ये पूछ भी सकता है कि हिस्टोरियन कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियन थे हमारे ग्रीवनल ऑस्टिन के बारे में, ठीक है। जिन्होंने बेसिकली यहाँ पर जो इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कॉन्सिक्वेंस एंड अकाउंट की बात की थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों किया गया है यहाँ पर, क्यों बोला इन्होंने? भाई जो भी डिसीजन थे वर नॉट इम्पोज बाई मेजोरिटी, ठीक है, वोटिंग के साथ में डिसीजंस वर नॉट इम्पोज्ड बाय मेजोरिटी वोटिंग। तो एक तो पहला इन्होंने बोला। फिर यहाँ पर जो भी आपके एफर्ट लगेंगे वो क्या करेगा, जो भी एग्रीमेंट बनेगा वो ग्रुप्स के फॉर्मेशन से बनेगा, एक उन्होंने ये बोला था, ठीक है। फिर एकोमोडेशंस के लिए इन्होंने बोला कि भाई जो भी चीजें बनाएंगे वो एक डाइवर्स इंटरेस्ट होगा, जिसमें बैलेंस करेंगे इस चीजों को और एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें माइनॉरिटीज की बात की उन्होंने, प्रोविंसेस की बात की, आइडियोलॉजीज की बात की, उसके लिए। क्योंकि इसके बाद में जो मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स है, ये यहाँ पर हमारा ऑस्टिन की फ्रेज में कभी भी बात नहीं हुआ इसके बारे में। सोशल रिवोल्यूशन, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात है, ये भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नहीं हुआ ऑस्टिन के उसमें। एसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ ऑस्टिन के उसमें। तो मेरा बी बनेगा, ठीक है। तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई उसने एकोमोडेशन में क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द पार्लियामेंट लाइब्रेरी इन केसेस फिल्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट केसेस। अब सबको पता है हीलियम होगा, आंसर भी दिख रहा है, लेकिन लॉजिक बताओ हीलियम क्यों होगा? सर साइंस इनर्ट गैस है हाँ, सर इनर्ट गैस है सर मतलब सिर्फ दो ही इनर्ट ऑप्शन है गैसेस तो इनर्ट के सारी लिए, है इनर्ट हीलियम और गैस क्या होती आर्गन। है? नॉन रिएक्टिव, यस सर ठीक है। और किस किस में प्रिवेंट करती है? ऑक्सीडेशन, मॉइस्चर, ठीक है, केमिकल उसमें रिएक्शन में डिटरेशन ऑफ पेपर, ठीक है, उसमें सब में करेगा। नाइट्रोजन क्यों नहीं रखा गया? इनर्ट गैस नहीं है। और ये क्योंकि ये क्या होता है, ये फ्लेमेबल गैस होती है। जैसे अपना हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव है और फ्लेमेबल गैस है ये, ठीक है, और बढ़ा देगी यस आपको, ठीक है। आर्गन क्या है? ठीक है, सर, ये इनर्ट इनर्ट गैस गैस नहीं है। है, ठीक ये है। इनर्ट है हाँ,
तो अपने को सबसे पहले, ये भी इनर्ट है लेकिन इसको हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करते हैं। आर्गन भी इनर्ट है लेकिन इसको उसमें यूज नहीं करते, हीलियम को यूज करते हैं हम लोग। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लिखा हो गया है वो किस में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है? यस सर। दोनों में है? इंग्लिश में है सर। सर पहले हाँ? इंग्लिश में था, वो उसके बाद हिंदी उसका में भी है, ट्रांसलेशन भी आया। हिंदी में ट्रांसलेटेड है। ठीक है ना, दोनों है ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी कैलीग्राफी किसने की थी, कैलीग्राफी किसने किया था? रायजादा। रायजादा। पूरा नाम? प्रेम बहरी नारायण रायजादा, ठीक है। और इसमें अपना जो भी इलिस्ट्रेशंस थे, जो आर्टिस्ट थे, वो कौन थे? नंदलाल, नंदलाल। नंदलाल बोस तिवारी, नंदलाल बोस और शांति निकेतन, शांति निकेतन, ठीक है। तो ये तीन चीजें भी याद रखना है जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ। सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग राम इज मनोहर नॉट अ, सिन्हा भी थे। हाँ? राम मनोहर सिन्हा भी थे आर्टिस्ट। उन्होंने क्या किया था? मतलब ब्यूटीफाई और इलस्ट्रेट किया था उसको। हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा फीचर नहीं है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, बताओ भाई। डी नहीं है वाई? सर, सुप्रीमेसी नहीं है जुडिशरी की, ठीक है भाई। इक्वली। बेसिक रूल सेट करते हैं हम लोग, यस सर। फंडामेंटल अपने जो भी रूल्स हैं गवर्नेंस में वो हमारे। इट्स फेस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, हम ये देते हैं पावर अपनी गवर्नमेंट को। कौन कौन सी पावर्स डिवाइडेड है यहाँ पर भाई? एग्जीक्यूटिव, Executive, जुडिशरी और लेजिस्लेचर legislature. एंड सेंटर एंड स्टेट्स। वैसे हम लोग को तीन मेंशन करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, बट यहाँ पर स्टेट और अपना इसको भी, सेंटर को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ये तो सबने पढ़ रखा है यार। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, ऑल लॉज, है ना, ये सब मस्ट कन्फर्म है, ये सब पढ़ रखा है। तो ये स्टेटमेंट ठीक रहेगा। तो यहाँ पर नोट में इट्स वे द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, ये गलत है। अगर यहाँ पर ये बोलता कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी बोल देता तो ठीक होता स्टेटमेंट ये। Yes sir, तब सही होता। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी बोलता तो ये ठीक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। Which who among the following scholars has conceptualized the Constitution of India as seamless web? अब देखो नया वर्ड आया सीमलेस वेब, आपने पढ़ा है कहीं ये? सीमलेस वेब क्या होता है? ये तो पता है कि भाई, बाकी तो हम लोगों ने चलो ये पायल ही हो गया, बस बसु हो गया, सुभाष कश्यप हो गया, ये तो अपने दो तो बुक ही होगी, इन्होंने तो नहीं लिखा है। लेकिन ऑस्टिन का मुझे पता है यहाँ पर ये सीमलेस वेब है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा सीमलेस वेब का, किसी को कोई आइडिया? सर इंटरकनेक्टेडनेस, फॉर लाइक बिटवीन द डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स, ये सब सर ऑप्शनल में पढ़ा था। हाँ, पीएसआर वाले तो कर लेंगे इसको। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर इंटरकनेक्टेडनेस किसका, फंडामेंटल राइट्स का, डीपीएसपी का, इंस्टीट्यूशंस का, फेडरल स्ट्रक्चर का, इन सब का। तो उसी को यहाँ पर सीमलेस वेब बोला है, नया नया वर्ड है, इसको देख लेना क्योंकि लेटेस्ट 17 में पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ ले कभी, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद में कुछ इसने इसमें कुछ सीमलेस वेब का क्या होता है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर के तरह काम करता है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर सोशल रेवोल्यूशन की बात करता तो वो क्या होता, वो एज अ गोल की तरह काम करता, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी ऑस्टिन का क्या पढ़ा था, ऑस्टिन का अकोमोडेशन और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना वहां पर ऊपर। तो ये यस तीन सर। पार्ट होते हैं इसके, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन और अकोमोडेशन, सेकंड जो मैंने बताया सोशल रेवोल्यूशन, थर्ड आपका सीमलेस वेब। ये तीनों पार्ट किसके में आएंगे, ऑस्टिन, ग्रेनल ऑस्टिन के में आएंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट अ फंक्शन टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ, क्या बोला इसने, गुड, ये गुड है, गुड पीपल इन पॉलिटिक्स, to guarantee a set of rights to citizens, to define the power of the different organs of the government, to create conditions for just a society। कौन सा बेटर है इसमें बताओ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नॉट डिफाइन किए गए? फंक्शन ए, नॉट अ ए फंक्शन, लाइक इट्स नॉट मेंशन कि गुड पीपल इन द पॉलिटिक्स। हाँ, तो ये सब मेंशन ही है हमारे वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिक चीज जो मेंशन है कि भाई स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट का, ये डिफाइन है ना, पावर्स को एलोकेशन किया गया है, उसके बाद में राइट्स की गारंटी दी गई है, या फिर प्रमोट जस्टिस एंड वेलफेयर की बात की गई है। मेन मेन तो यही कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, लेकिन वो गुड पीपल की और इसकी इन पॉलिटिक्स में कि इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल, अगर ये कर दे तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं कर रहा ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये गलत है मेरा यहाँ पर। अगर ये मेरा ये सेकंड गारंटी द सेट ऑफ द राइट्स की बात करूँ तो ये कौन से पार्ट में आएगा? पार्ट बताना, आर्टिकल नहीं पार्ट। सर पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है भाई, टू डिफाइन द पावर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गन्स कौन सी होती है यहाँ पर? सर लेजिस्लेटिव, 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 जुडिशरी। जुडिशरी। टू क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट अ सोसाइटी, इसमें क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए? डीपीएस। DPS प्लीज। कौन सा पार्ट? फोर पार्ट फोर। पार्ट फोर फोर्थ। पार्ट 4। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, कम से कम 4 से 5 बार ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस आर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ आर नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, a government was head enjoys nominal powers। ठीक है, a government was head enjoys real powers, a government limited by the terms of the constitution, which one is correct? लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, डी आंसर है, लेकिन फॉरवर्ड, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरे को इसमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो मेरे पास सबसे पहले लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। ठीक है, नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ, आर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, तो यार हम लोग यहाँ पर विदाउट फेडरल करते हैं, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अ गवर्नमेंट वॉज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, ये क्या स्टेटमेंट इसमें क्यों गलत हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये क्या है? पार्लियामेंट्री पावर्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आएगा ये। ठीक है, अ गवर्नमेंट वॉज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, ये किस में आएगा? प्रेसिडेंशियल। ये प्रेसिडेंशियल में आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पर। सर ये पहले वाले ऑप्शन में आपने विदाउट क्या बोला था? विदाउट विदाउट फेडरल स्ट्रक्चर, विदाउट फेडरल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? चीफ पर्पस बोला है भाई, सो कुछ तो बड़ा पूछा है, बताओ। सेम सर, ऑप्शन भाई सी। लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिट्स सेम द क्वेश्चन है, पावर। लेकिन देखो अब क्या चेंज करने की कोशिश की, चीफ देके क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश की गई। ठीक है, अब इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग द नेसेसरी लॉज, ये कहीं पढ़ा है आपने? ऑब्जेक्टिव फॉर द नेसेसरी लॉज। भाई अगर मैं इसमें कुछ भी लाइक अगर कुछ मेरे को ऐड ऑन करना होगा पॉलिसीज की रिगार्डिंग, तो मैं कहाँ पर करूंगा? पॉलिसीज के रिगार्डिंग, क्योंकि लॉज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ। कहाँ पर करोगे? डीपीएसपी में कर सकते हैं। DPSP में यस सर। उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ठीक एक्ट है, बनाते हैं जब। सेकंड में इट अनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड अ गवर्नमेंट, ये सीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इट अनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड अ गवर्नमेंट। ठीक है, ये कहां पर होगा? क्यों गलत है ये स्टेटमेंट, बताओ। सर मतलब क्रिएट तो कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है बट चीफ पर्पस नहीं है। है ना, क्रिएटिंग ऑफिस तो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, लेकिन वहां पर वो चीफ के बारे में पूछा है उसने, तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये बताओ। हमारा जो गोल है भाई, ये हमारा भी प्राइम है, प्रिंसिपल है। प्रियम्बल में भी है। प्रियम्बल का है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। ठीक है, सर बट सी प्रोविजंस और ऑफ, डी में, सर सी और डी में मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि सर कॉन्स्टिट्यूशन तो एक जस्ट और मतलब एक वेलफेयर स्टेट बनाने का ऑब्जेक्टिव रखता है ना, तो चीफ पर्पस वो नहीं हुआ। और वो करता सी के थ्रू है कि लिमिट करता है पावर की, गवर्नमेंट की पावर को। तो सी और डी में सर थोड़ा सा एक बार आप मोस्ट बता प्रोबेबली यहाँ पर दीजिए। क्या है ना, देखो यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें हम लोगों को मेंशन की गई है। एक तो पावर को डिफाइन किया गया है सबसे पहले, वो जो भी गवर्न कर रहा है। दूसरा लिमिट्स पावर, ठीक है, कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, दोनों चीज मेंशन है। तो उसके बेसिस पे इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्विटी, और एक ब्रॉड वे में इसका हम लोगों को आंसर बताना है। वैसे तो ठीक है, हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं डी वाले को भी, लेकिन एक ब्रॉड वे में अगर मैं बताऊं, और ये हमारे क्या है ना, ये हमारे पास में एक मतलब एज मैं इसको गोल की तरह देखता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये पूरा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई डिफाइंस लिमिट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई वो पावर भी दे रहा है और लिमिट भी कर रहा है वहां पर उस टाइप से। यहाँ पर उसने सर ऐसा तो कुछ किया।
सर गोल और पर्पस सिमिलर नहीं होते हैं क्या? मतलब चीफ गोल चीफ पर्पस। यार ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन अब इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं दोनों चीजें, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की मैं यस बात सर। करूं तो वहां पर वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है ढंग से उसको। इसमें क्या है, इसमें ओवरऑल एक पूरा एजेंडा आ गया, ठीक है, एक मोटा मोटा पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया। यहाँ पर उसने थोड़ा सा ओपन करके दिया कि भाई सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी और इस सिक्योर्स, वो सिर्फ लिमिटेड चीजों पे बात कर रहे हैं वहां पर, इसलिए हमने उसको ब्रॉड वे में लेके गए हैं थर्ड स्टेटमेंट सर को। डी इज डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर पार्ट लाइक हाँ, सोशल और इकोनॉमिक डीपीएसपी में भी है और प्रियम्बल में भी दिया है, बट सर ओवरऑल जो ओवरव्यू दे रहा है ना बेसिकली हम, कॉन्स्टिट्यूशन हाँ का, बेसिकली हम लोग वो सी कॉन्स्टिट्यूशन की ही दे बात रहा कर है। रहे हैं यहाँ पर, कि ओवरऑल उसके जो जो पार्ट है उसमें अंदर बात कर रहे हैं। ओके सर, चलो, थैंक यू। provisions of which one of the following articles of the Constitution of India apply to the state of Jammu and Kashmir? सीधा है, ठीक है, 370। Which one of the following is referred to its Constitution of India date of its commencement? बताओ, ये वाला बताओ, इसको देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो मेरे को एडॉप्टेशन डेट बताओ, कब हुआ था एडॉप्टेशन डेट, एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 26 26 नवंबर नवंबर 1949, 1949, 49। ठीक है। कमर्समेंट कब हुआ था इसका? 26 Jan 26 January 1950, 1950। 50, ठीक है, ये वाला। और 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया, ऐसा कोई सर लॉजिक? पूर्ण पूर्ण स्वराज स्वराज डे, स्वराज स्वराज फर्स्ट डे। पूर्ण स्वराज डे 1930, 30। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और 14 नवंबर को कुछ हुआ था, ये रैंडम डेट दे रखे हैं 14 17, सर ठीक है, रैंडम डेट दे रखे जब हैं। और हमने जवाहरलाल यहाँ नेहरू पर का। कंफ्यूज किया 26 को और 49 को, यहाँ पर हमने एडोप्टेशन किया था, यहाँ पर हमने कॉमर्समेंट किया था, तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि कॉमर्समेंट और एडोप्टेशन में डिफरेंस पूछ रखा है, तो दोनों ही डेट दे दी इसने, तो कंफ्यूजिंग करने के लिए बनाया है क्वेश्चन। According to the Constitution of India, India is बताओ, Union of State, Federal State, partially federal and partially unitary state with federal. यूनियन ऑफ Union of the यूनियन state. आर्टिकल 1, ठीक है। Article 1. Constitution of India was adopted by the Constitution Assembly on, कब था? 26 नवंबर adopt 26 1949। November 1949, 26 नवंबर 1949, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द adopted. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर केम इन फोर्स कब आया ये जम्मू कश्मीर में? देखो स्टेट स्पेसिफिक पूछ रखा है, आइडिया? सर 26 जनवरी 57। अब चलो इसमें देखते हैं जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट कब किया गया, इसके बारे में देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ रखा है। तो 17th of November 1956, ये लिख लो, इसको अडॉप्ट कब किया गया? 17th of November 1956। और जो केम इनटू फोर्स जो आया है वो कब हुआ? 26 जनवरी 1957, ठीक है। अब 26 जनवरी क्यों बोला है इसको भाई? क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के रेफरेंस में लेके आए इसको, इसलिए लेके आए। तो इसका भी, जम्मू कश्मीर का भी एडोप्टेशन और कमर्समेंट दोनों ही आपको पता होना चाहिए, कब इसको फोर्स में लेके आए और कब उसको लेके आए। तो 17 नवंबर 1956 और अपना 26 जनवरी 1957, ये दो चीज याद रखना है आपको। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Men and women equally have the right to be adequate means of livelihood. Every worker must be given a minimum of 8 days paid leave in a year. Children and youth are protected against exploitation. None can be forced to do beggar. बताइए भाई, मेरे को लॉजिक बताना इसके साथ में, कौन सा इसमें से गलत है? सर बी नहीं है मेंशन, क्योंकि ए डीपीएसपी में है। भाई ये तो अपना 39, सीधा सीधा yes sir, 39 का ए पार्ट आ गया ना डीपीएसपी का, yes sir. Right to livelihood. ठीक है। सर और सी राइट सी अगेंस्ट फंडामेंटल एक्सप्लॉइटेशन है, राइट, सी हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। आर्टिकल 23, 24। हाँ। और क्या मैं इसको चिल्ड्रन एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन की बात कर रहे हैं वो, तो क्या मैं इसको आर्टिकल 39 में भी ले सकता हूँ? Yes, sir. ENF. Sure, यस सर। ठीक है। और ये तो भाई अपना नन कैन बी फोर्स टू डू बेगर, ये किस में? Article 23. आर्टिकल Human 23। exploitation. 23, ठीक है, प्रोवाइड्स फोर्स लेबर का। तो यहाँ पर मेरा ये बचा है एवरी वर्कर मस्ट बी, ये गलत होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया, 8 डेज पेड लीव इन ईयर मेंशन कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मेरे पास में लाइक आर्टिकल, अगर 42 की बात करूंगा मैं यहाँ पर, 42 आर्टिकल्स में, जिसमें हम लोगों को कंडीशंस, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क की बात करता है वो आर्टिकल 42 में,
तो कोई ऐसा उसमें डेट मतलब डेज फिक्स नहीं कर रखा है कितना लीव मिलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर स्पेसिफिक नंबर कोई भी फिक्स नहीं है आपका कि कितना लीव मिलना चाहिए, कोई मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना। अब कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड भाई, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड बताओ। 26 नवंबर। ठीक है। अब यहाँ पर अब कुछ 26 जनवरी और अभी सोच रहे होंगे, है ना, तो नवंबर है यहाँ पर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, अब ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, सीएससी में देखो कितनी बार पूछ रखा है। लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। हाउ मेनी शेड्यूल्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉम्प्राइज 26 जनवरी 1950? कितना था उस टाइम पे? 8। 8 शेड्यूल। ठीक है, 8 शेड्यूल थे। अभी कितने हैं? 12। 12। 12, ठीक है। तो 9 शेड्यूल कौन सा है हमारा? 9 शेड्यूल का लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स। हाँ, और 10th क्या है? एंटी एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन। 11th सब पंचायत पंचायती 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 पंचायत राज। और 12th म्युनिसिपलिटीज। म्यूनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटीज। आप तो सब यार होशियार हो गए, सबको याद है। सर एक बार सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके बता दीजिए प्लीज। क्या बता दूं? 9th और 10th का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बताओ भाई। 73 and 52nd 74 constitutional amendment. आई एम आस्किंग 9th एंड 10th। वो तो 11th और 9th 12th। बताओ। 9th 9th का तो फर्स्ट 9th का फर्स्ट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। फर्स्ट 1951, अमेंडमेंट थी ठीक है। 1951। और 10th का 52 अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड अमेंडमेंट। हाँ 1985 एंटी डिफेक्शन 5। के लिए। और 11th का यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा 73 अमेंडमेंट, और 12th का जो रहेगा वो रहेगा क्या? 74. 74। ठीक है। थैंक यू सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? बताइए भाई। टाइगर। आइए, इसमें पूछ रखा है। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। A member of parliament enjoys freedom of speech in the parliament as a parliamentary privilege protected by the Constitution of India. The Constitution has vested the power to amend the Constitution in the parliament. अब बहुत ही मतलब सिमिलर है, बताओ इसको। भाई सबसे पहले तो मैं इसमें, अगर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच कर रहा है वहां पर, तो कौन से आर्टिकल में लेके जाऊंगा इसको मैं? क्योंकि 105। 105. 105, क्योंकि वहां पर एमपी इंजॉयज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, ठीक है। लाइक पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हो गया, प्रोटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये सब रहेगा। सेकंड है, क्या स्टेटमेंट ठीक है मेरा ये वाला 105 के रेफरेंस में? Yes, sir. यस सर। यस सर। द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। क्या स्टेटमेंट ठीक है? यस Yes, sir. आर्टिकल, आर्टिकल 368. ठीक है, स्टेटमेंट ठीक रहेगा, दोनों आंसर बनेंगे यहाँ पर। अब इसका देखते हैं। स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या लिख रखा है? इज a liberal constitution, then it provides fundamental rights to individuals। कौन सा इसमें से ठीक है? सबसे पहले तो मेरे को बता दो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, पहले इसके बारे में बताओ। सो विच सर कैन बी जिसको अमेंडेड अमेंडमेंट करना इजी हो। इजीली। ठीक है। क्या ये इंडिविजुअल फ्रीडम में फोकस करता है लिबरल? यस। The इंडिविजुअल फ्रीडम fundamental पे, rights to individuals, हाँ। ठीक है। क्या ये सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है? लिमिटेड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। यस सर। Yes, sir. ओके। और स्टेट की जो पावर होती है इसमें लिमिटेड होती है या ज्यादा होती है? लिमिटेशन सर देता है? लिमिटेड। Limited। लिमिटेड। ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं हमारे। फिर उसके बाद में प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू इंडिविजुअल्स। तो क्या फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करता है कुछ? यस सर। Yes, कौन sir. कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 12 to आर्टिकल 9। 35। 14 इक्वलिटी, 19 ठीक है फ्रीडम, एंड 21 प्रोटेक्ट 29। ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स भी आ गए और ये भी। तो स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट नंबर 1। सर ठीक आपने अभी पूछा था लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो फिर मतलब बाकी लोगों ने बोला कि इजीली अमेंडेबल होता है, है। हाँ तो यही मीनिंग होता है। हाँ, तो फोकस फिर ऑन अगर इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए होता है, या फिर एक उसमें आप मतलब सिविल लिबर्टीज के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको इजीली आप बना सकते हो, तो वो सब होता है उसमें। बताओ। सर अगर इजीली अमेंडेबल है तो उसका बाकी चीज़ों से क्या रिलेशन है? मतलब फिर हम मतलब या तो मीनिंग गलत ले रहे हैं लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन का।
बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेंगे हम यहाँ पे लिबरल इट की। इज वैसे सर इसको बोलते हैं ना, इट इज बोथ रिजिड एंड लिबरल एट द सेम लिबरल टाइम। मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया सर, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी। तो मतलब फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट से क्या रिलेशन है? मतलब तो यहाँ पे वो लिबरल मानो का वो मतलब सेकंड लिबर्टी से है। वो बेसिक यहाँ पर क्या बोल रहा है निश्चित, फंडम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम लोग उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं ना, डेफिनेटली हम लोग कुछ चेंजेस वेजेस तो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अमेंडमेंट के साथ हमने कुछ चेंज कर दिया उसमें। तो फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि एज अ बेसिक नॉर्म्स के थ्रू हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो वो इसलिए लिबरल को बोल रहा है वहां पर, आप उसको हाइपोथेटिकल उसमें वे में मत लेके जाओ। ठीक है, थैंक यू सर। Which one of the following statements about the provisions of the Constitution in India? Minorities can establish and administer educational institutions of their choice. Only linguistic, ethnic, and religious minorities find mention under Article 30. Every religious denomination has unfettered right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. An education institution established by the religious minority loses its minority status on receiving financial aid from the government. ठीक है, बताओ इसका मेरे को। ए पार्ट आइडिया आर्टिकल 30। आइडिया इस क्वेश्चन का कोई? सर इसमें सेकंड ऑप्शन में मेंशन कर रखा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है हाँ, कि लिंग्विस्टिक, एथनिक और रिलीजियस आर्टिकल 30 में होंगे। और थर्ड स्टेटमेंट में ये अनफेटेड राइट बोल रहे हैं कि सब, कि हर रिलीजियस चलो इसको डोमिनेशन देखते के हैं पहले थर्ड पास है। स्टेटमेंट को। एवरी रिलीजियस denomination has unfettered right to establish and maintain institutions for religious and charitable process. भाई अनफेटर्ड क्या होता है? अनफेटर्ड राइट के बारे में बात किया इन लोगों ने, इसका कोई मीनिंग बता सकता है मेरे को? सर एक तरीके से अनचेक्ड राइट है। हाँ, तो भाई यहाँ पर अगर मैं आर्टिकल 26 का रेफरेंस दूं तो उसको हम लोग लेके चल सकते हैं। वैसे तो ये स्टेटमेंट अभी इसको देखेंगे, लेकिन आर्टिकल 26 का बताओ पहले मुझे। आर्टिकल 26 में आप क्या देखते हो? आर्टिकल 26 में आप क्या मेंशन करते हो, क्या देखते हो वहां पर? कि कोई भी अपना रिलीजियस फ्रीडम टू इंस्टीट्यूशन प्रोफेस मैनेज एंड कर प्रीच एनी सकता है, रिलीजन। मेंटेन कर सकता है। भाई अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो हेल्थ की बात कर सकते हैं, अगर करें तो मॉरलिटी की बात कर सकते हैं, हाँ, पब्लिक ऑर्डर की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं आर्टिकल 26 में। राइट, रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, ठीक है। तो अब तो फोर्थ वाला पढ़ो एक बार। एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय अ रिलीजियस मिनॉरिटी लूजेस इट्स मिनॉरिटी स्टेटस ऑन रिसीविंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या स्टेटमेंट ठीक है? गलत है नहीं, सर। हम लोग स्टेट क्या करता है उसमें? कैन सी नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है वहां पर, ठीक है। तो इसने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस मिनॉरिटी लूजेस इट्स मिनॉरिटी स्टेटस ऑन रिसीविंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम द। डज नॉट लूज। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। सेम एज फॉर दिस एवरी रिलीजियस डोमिनेशन, ये स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ पर गलत हो गया। ये तो ऑलरेडी यहाँ पर 30 का दे रखा है, डायरेक्टली आप लोगों को पता है इसके बारे में। तो ये मेंशन यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि इसने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर? एथनिक। एथनिक अगर यहाँ पर एथनिक नहीं होता तो स्टेटमेंट क्या होता? सही हो जाता। ठीक हो जाता। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट ठीक है। तो देखो उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी देगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा है, लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट देके भी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हाई होते हैं पॉलिटी के अंदर। और अभी तक मैंने आप लोगों का जो पॉलिटी का रिकॉर्ड देखा है, काफ़ी लाइक फ्लॉप रहा है। जितने भी आप फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जिन बच्चों ने मेरे को पेपर शेयर किए हैं, अपने मार्क्स शेयर किए हैं, तो पॉलिटी में एक्यूरेसी निकल के नहीं आ रही है आप लोगों की। जबकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें 85% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी आप लोगों की निकलनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं निकल के आ रही है तो आपको काम करना पड़ेगा, हर एक वर्ड पे काम करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे वो सिंगल सिंगल वर्ड पे, जैसे अनफिल्टर्ड इसमें है ना, ऊपर हम लोगों ने कुछ वर्ड अलग से देखे थे, वो सिंगल सिंगल वर्ड पे आप लोगों को अलग अलग लेके जाएगा। तो ट्राई करना है कि उन वर्ड्स के बेसिस पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करोगे वहां पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात बोला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। ठीक है भाई, ये सीएससी का ही क्वेश्चन है अपना 2023 का ही। On 26th November 1949, the Constitutional Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare the draft Constitution of India. बताओ भैया मेरे को, क्या सेकंड स्टेटमेंट मेरा ठीक है यहाँ पर? सर नहीं, रॉन्ग है नो सर। सर, सेकंड रॉन्ग है। कब कमेटी मेरी वहां पर मतलब उन्होंने बनाई थी प्रिपेयर करने के लिए?
डेट बताओ। सर 29 अगस्त August. 1947 29 अगस्त 1947। 47 ठीक है। एडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 26 नवंबर नवंबर 1949। 1949 ठीक है। और एनफोर्स कब किया गया था? 26 26 जनवरी जनवरी 1950 1950। ये 3 डेट याद रखना है इसमें। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। अब फर्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेटेड, ये बताओ फर्स्ट वाला। Yes sir, it is ठीक है correct यार, मतलब इस पे सोचने का क्या नीड है, हर साल ठीक मनाते है हैं। ठीक होगा because ना? it was adopted on this date. हाँ, तो इसको हम लोग क्या, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए बोला है ना उसने, तो ठीक होगा ये तो। Yes sir. और इसको हम Yes लोग sir. क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड और बताओ इसका। संविधान दिवस। अगर ऐसा Yes वर्ड sir. भी आएगा तभी भी सेम डेट रहेगा भाई। कॉन्स्टिट्यूशन डे पूछ रहा है तभी भी, और हिंदी में अगर लिखा आ गया भाई इंग्लिश में संविधान दिवस, तभी भी सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये दो चीज याद रखना है अपने को। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट मेरा हुआ है, कहाँ गया भाई, ऑप्शन सी यहाँ पर है। नेक्स्ट टाइम से मैं ऑप्शन ही चेंज करके लेके आऊंगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों को सामने सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला रहेगा यहाँ पर। सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। ठीक है, Yes यहाँ sir. पर करेक्ट है ये। Yes Yes sir. sir. Yes, sir. देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। मेंशन है भाई। Yes, sir. Yes कौन Yes से sir. उसमें, Seven कौन से schedule. उसमें शेड्यूल में? 7 schedule. 7 शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, क्या क्या है? Union, state, and concurrent. कॉन्करेंट। ठीक है भाई। थर्ड आपका, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, ये ठीक है। Yes sir. Yes, sir. Yes Yes sir. sir. आर्टिकल 368. 368. 368. ठीक है भाई। द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरन, ये ठीक है। No Wrong. sir. क्यों? Sir, क्योंकि Supreme लिमिटेड है. है। लिमिटेड है। बढ़िया राजी। ठीक है। preamble cannot be the preamble of the constitution cannot be invoked to determine the amendment of the fundamental rights। बताओ भाई। Wrong. cannot भी आ गया। याद करो, केशुदा भारती केश। can be Part of the केशुदा भारती केश constitution, याद but करो। interpretation is not used. हाँ हाँ, खुशी अच्छा पॉइंट है अभी। तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर गलत हो गया, तो 3 ठीक रहेंगे यहाँ पर। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेंट्रल टेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? समझ, इसमें फिफ्थ वाले में खुशी ने जो बोला कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इंटरप्रिटेशन कैन नॉट बी यूज, बल्कि उल्टा होना चाहिए हेल्प, ना। मतलब हेल्प करता है, इंटरप्रिटेशन हेल्प हाँ करता है, हेल्प हाँ, करता है इंटरप्रिटेशन में। राइट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है। prohibits discrimination on the grounds of religion, gives official status to certain religions, provides freedom to profess any religion, ensures equality of all citizens within religious communities। बताओ भाई। that do not give any official status to certain religions। सबसे पहले prohibits discrimination on the grounds of religion, इसका कौन सा आर्टिकल है मेरे पास में? 15. 15. ठीक है, स्टेटमेंट ठीक होगा मेरा ये, क्योंकि नोट पूछा उसने, वो देखते हैं अभी। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन्स। No कोई sir. ऐसा क्यों कुछ स्टेटस देते हैं नहीं। No No, sir. sir. ना? क्योंकि इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, तो वहां पर नो स्टेट रिलीजन, कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, राइट। आर्टिकल 25. 25. 25. एंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजंस विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। बताओ ये वाला Yes. राइट। ठीक होगा। आर्टिकल 14. 14। एंड सेकंड 15 भी आएगा इसमें, दोनों आ जाएंगे। 14 15 मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सोशल रिफॉर्म और एंश्योर इक्वलिटी के लिए बात कर रहे हैं। तो जो रॉन्ग था वो कौन सा था? डी था। Second. ठीक है, चलो भाई अब ये देखते हैं। देखो इसने कैसा क्वेश्चन बना के दिया है 24 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पावर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट नंबर 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। Emergency provisions are given in the part number 18th of the Constitution. Provisions related to the amendment of the Constitution are a given part number 20th of the Constitution. Which one is correct? बताओ। तीनों क्या इसी का म्युनिसिपैलिटी मेरा पार्ट नंबर 9th में आता है? Yes. Yes Yes, sir. sir. ठीक है। किसको डील करता है? अर्बन लोकल बॉडीज को। बॉडीज। ठीक है। Bodies.
और सेकंड इमरजेंसी प्रोविजंस क्या मेरे यहाँ पर 18th वाले में आते हैं? यस सर। Yes. आर्टिकल 350 352 260. 360 360 ठीक है। प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन टू द 20th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता है किसी को? 368. आर्टिकल 368 368 तीनों ठीक होंगे। तो बेसिक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर रखा होगा। अब बच्चा क्या होगा भाई, इसने क्या किया, ये कौन सा रोमन होता है ना ये? हाँ. हाँ, तो अगर यस उसमें दे सर। देगा तो बच्चा घबरा जाएगा कि यार ये क्या दे दिया इसने, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या होता है? Union and states. यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 में सिटीजनशिप, Amendments. पार्ट नंबर सिटीजनशिप 3, citizenship फंडामेंटल फंडामेंटल Fundamental राइट्स rights. पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी, DPSP और 4A, Fundamental duties. fundamental duties पार्ट नंबर 5 यूनियन union पार्ट नंबर 6, States. states पार्ट नंबर 7, हटा दिया गया है. डिलीट, रिपील्ड ये ध्यान रखना, पार्ट नंबर 7 रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। पार्ट नंबर 8, यूनियन टेरिटरी, Union यूनियन territories. टेरिटरीज पार्ट नंबर 9, पंचायत. पंचायत चाइल्ड म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव्स, हाँ 9A में आएगा म्यूनिसिपैलिटीज, 9B में आएगा में आएगा Cooperatives. cooperative societies पार्ट नंबर 10 शेड्यूल scheduled and Tribal tribal ट्राइबल areas एरियाज, पार्ट नंबर 11 यूनियन finance Interstate रिलेशनशिप, पार्ट नंबर 12 Funds. Finance, property, फाइनेंस रिलेटेड हाँ, और पार्ट नंबर 13 trade, ट्रेड रिलेटेड Trade, हाँ, commerce, intercourse. बढ़िया। पार्ट नंबर 14 सर्विसेज Services. 14 थे, Tribunals. tribunals tribunals, 15th इलेक्शन, Elections. elections और इलेक्शंस ये 16th Language. स्पेशल प्रोविजन समथिंग 16 Language. no sir certain classes language के लिए 17th language में Special CST language OBC स्पेशल 17th में प्रोविजंस लैंग्वेज तो हाँ. 17 हाँ, right. 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 18th एमरजेंसी emergency provision, emergency इमरजेंसी 19 प्रोविजन miscellaneous और मिसलेनियस 20th 20th 20 अभी amendment बताया ना ये? amendment amendments और 21 स्पेशल temporary प्रोविजंस ऑफ द provisions, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और special 22 provision, शॉर्ट टाइटल और कमिटमेंट, टाइटल in कमेंसमेंट the ठीक है। रिपील। तो ये रिवीजन हो गया 22 आपका यहाँ पर पार्ट्स का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कंसिडर द फॉलोइंग एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इस बार आप लोगों ने जितने पेपर सॉल्व किए हैं, जो मैंने टेस्ट सीरीज दिया आप लोगों को, मोस्ट प्रोबब्ली वहां पर नेशनल एंथम पे, नेशनल फ्लैग पे क्वेश्चन पूछा है। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि इस बार नेशनल एंथम फ्लैग पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा फोकस्ड होकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे लॉजिक के साथ में। आंसर आप लोगों को पता है, लेकिन लॉजिक के साथ में निकालना है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इट्स करेक्ट और नॉट? correct, Right. Yes, sir. आर्टिकल 51AA, 51 का ए पार्ट, ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इट्स Right. करेक्ट, ठीक है। आर्टिकल का C. 51AC. सी। C To promote harmony and the spirit of the common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory Right. and to the dignity of women. It's correct or not? Right. यस सर। Directly mentioned in 51 51AE. का, ठीक है। And to practice any profession or to carry on the any occupation, trade, and business. It's correct or not? no, Sir, correct है, false, but fundamental right Not है. a duty. फंडामेंटल राइट। Yeah, it's correct, but it's not a fundamental duty. It's a fundamental rights. ठीक है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब ये देखो, इन्होंने 3 पार्ट कहाँ कर दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के दिए, एक उसमें फंडामेंटल राइट्स का मेंशन कर दिया, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में आता है वैसे? 19G, 19G. गुड, बढ़िया भाई, मजा आ रहा है आप लोग साथ में मेरे को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। सीएससी में पूछा है। The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which of the Constitution is based. बताओ इसका आंसर मुझे। बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता ना ये।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय में बेसिक स्ट्रक्चर कब हुआ था फर्स्ट टाइम, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर हमारा डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बताओ। जी। सर सर रॉन्ग। करेक्ट। एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं करता जुडिशियल रिव्यू, इनडायरेक्टली आर्टिकल 13, 32 टू 21 इनके थ्रू है। एक मिनट भाई। पर बट सर सेकंड वाला ना प्रोवाइड Explicitly करता होगा, प्रोवाइड करता है, एक्सप्लिसिटली हाँ। मेंशन्ड नहीं है सर, हम्म एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, बट इनडायरेक्टली इट प्रोवाइड्स। एक मिनट भैया, क्या हो गया, एक मिनट। एक मिनट देना भाई मेरे को, मीटिंग हो गया वहां से। अच्छा खासा फ्लो बनता है ये मेरा। पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। सर आपने तारीफ कर दी थी ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ यार, वही तो दिक्कत होगी। हाँ मीटिंग ही बंद हो गया, वो ऑटोमेटिकली मीटिंग बंद हो गया, स्क्रीन शेयर बंद हो गया, फिर मीटिंग ही बंद हो गया, वेटिंग ही दिखा रहा है इसमें। इसको ठीक है। यस सर। अभी ठीक है, सर आवाज इको यस सर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो मेंशन था यहाँ पर, आप लोगों ने देखा कि ये भी स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ से नाइदर 1 और 2 का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर द एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी एक बार प्लीज डिस्कस कर लेता है, वो प्रोवाइड एंड एक्सप्लिसिटली मेंशन वाला जो होता है। हाँ बताओ, इसमें क्या डिस्कशन करना है, बताओ। सर वैसे सर प्रोवाइड करता है ना आर्टिकल 13 जो है। हाँ, लेकिन नॉट एक्सप्लेनेटिव यूज नहीं करता जुडिशियल रिव्यू को वो। सर ये वर्ड मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं है हाँ स्टेटमेंट में सब। हाँ, मेंशन नहीं है, लेकिन उसको मेंशन नहीं है तो फिर रॉन्ग ही लेके चलेंगे। अब उसने क्या दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये बोल रहे हो आप लोग। यस सर। सर इसमें जैसे स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा ना कि जुडिशियल रिव्यू हाँ हाँ इज हाँ, वो एक्सप्लिसिटली समझ गए। मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ठीक भी हो सकता है ऐसे तो, बट हाँ, अब यही है ना, उसमें एक वर्ड की वजह से वो ठीक भी हो रहा है। सर ये बोल सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स में दिया हुआ है, तो जैसे जय ने पहले बोला था कि वर्ड ही मेंशन नहीं है। क्या कह रहे हो निशित? सर वर्ड मेंशन नहीं है एज इट इज, उसने कोर्ट्स में दिया हुआ है ना जुडिशियल रिव्यू। हाँ हाँ, सर ये भी मैं लक्ष्मीकांत की एक लाइन पढ़ के बताती हूँ। इसमें हाँ, आर्टिकल 13 के अंदर ये लिखा है कि आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी void. In other words, it expressively provides for the doctrine of judicial review. ये लिखा है एग्जैक्टली exactly. सर पर क्योंकि टर्म इसमें जुडिशियल रिव्यू तो हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके बाद में लगाई। कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप कह ही नहीं रहा कि मैं जुडिशियल रिव्यू करने के लिए कह रहा हूँ, हमने इंटरप्रेट किया कि इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू अलाउ कर, मतलब जुडिशियल रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं। तो इट्स बेसिकली आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग। इट्स नॉट सेइंग कि तुम, मतलब वो कह रहा है कि हाँ कोर्ट ये कर सकता है और कोर्ट को करना चाहिए, बट judicial review basic structure में आएगा। judicial review is so important. This is what we have interpreted after reading the constitution. The constituent assembly did not
like aim for something called judicial review. So I don't think so it can be said कि constitution judicial review के लिए provide कर रहा है. हाँ वो doctrine हमने interpret की है बाद में कि राइट। वो इसका सेंस तो ये बन रहा है. और इसमें अगर हम इंटरप्रेट कुछ आर्टिकल्स को भी अगर मेंशन करूं मैं, तो आर्टिकल 13 का एक एग्जांपल दे सकते हैं, और आर्टिकल 32 to 32 26 32 टू 32 का एक एग्जांपल दे सकता हूँ 26 मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन इस पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो आ ही रहा है अभी मेरे को, है ना। वैसे तो नहीं होगा, वैसे मुस्कान ने इसको काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको एक बार चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको मैं एक बार सर चेक एक बार कर। और सर एक बार और पूछा गया है ये क्वेश्चन हाँ शायद। हाँ, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा यार, इस क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है, कन्फर्मेंट ऑफ अ मिलिट्री टाइटल बाय अ स्टेट, एन इंडियन सिटीजन एक्सेप्टिंग एनी टाइटल ऑफ द फॉरेन स्टेट, अब नॉट प्रोहिबिटेड है। एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया एक्सेप्टिंग अ टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट आफ्टर इन्फॉर्मिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, an individual holding an office of trust under the state accepting any present without informing the government of India. Which one is like not like correct यहाँ पर, कौन सा ठीक नहीं है? सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि आपको कौन सा आर्टिकल दिख रहा है यहाँ पर, आर्टिकल बताओ। Article 18. 18. आर्टिकल 18। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, आर्टिकल 18 दिख रहा है। और स्टेट कैन नॉट लाइक, अगर मैं इसमें बात करूँ कि सबसे पहले क्या क्या प्रोविट होता है आर्टिकल 18 में? स्टेट दे नहीं सकता, सिटीजन ले नहीं सकता, हाँ, और फॉरेनर जो है वो प्रेसिडेंट के उस पे ले सकता है बताकर, और जो और जो गिफ्ट पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको क्या गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है वो? नहीं नहीं। हाँ ठीक है, 3 पार्ट हो गया इसका। ठीक है राजी, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कन्फर्मेंट ऑफ मिलिट्री टाइटल बाय द स्टेट। क्या स्टेटमेंट ठीक है मेरा? हाँ, यस सर। Yes sir. मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल दे सकते हैं। दे सकते हैं, चलो ठीक, मान लिया यस इसको। सर। हाँ, आगे चलते हैं। एन इंडियन सिटीजन एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। ये नहीं हो सकता। नो सर। नहीं ले ठीक सकते. ठीक है भाई, मतलब डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 18 का। थर्ड स्टेटमेंट है, एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया एक्सेप्टिंग इन टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट आफ्टर इन्फॉर्मिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कर सकता है वो ऐसा कि प्रेसिडेंट का कंसेंट लेगा, उसको इन्फॉर्म करेगा, कुछ ऐसा ले सकता है? नो सर। नो सर। बताओ, कोई अदर, कोई अलग बच्चा बताओ। अतुल, ठीक है बताओ। इसमें कंसेंट चाहिए, इन्फॉर्म नहीं होना चाहिए। है ना, देखो यहाँ पर एक चीज यही दी है कि अगर आप, इसने बोला कि नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया एक्सेप्टिंग टाइटल फॉरेन स्टेट आफ्टर इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्मिंग नहीं होगा यहाँ, कंसेंट। ठीक है, इन्फॉर्म की वजह से यहाँ पर क्या होगा, गलत कंसेंट होता है तो ठीक हो जाता है यहाँ पर ये स्टेटमेंट। कंसेंट ले सकते हैं हम लोग, मस्ट हैव प्रेजेंट कंसेंट ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्थ देखो, एन इंडिविजुअल होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्टिंग एनी प्रेजेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विदाउट इन्फॉर्मिंग। सर ये भी है ना, विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट होगा। यहाँ भी परमिशन का नीड पड़ेगा और कंसेंट का नीड पड़ेगा। वो प्रेसिडेंट है ना वो भी। हाँ ठीक है, तो ये मेरा एक यहाँ पर ए आंसर निकल के आएगा इसका। Which one of the following statements relating to the Constitution of India is correct? Article 370 is a temporary provision. The fundamental right is to equality cannot be suspended under any circumstances. The Supreme Court of India has supervisory jurisdiction over all the courts of in the country. All provisions of the Constitution of India can be amended as provided under Article 368. बताइए भाई। आर्टिकल 370। क्या लॉजिक हो सकता है? सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? सर सिर्फ 20 एंड Emergency में 21 सस्पेंड नहीं हो सकता ना, एनी हाँ, सर्कमस्टांस। बाकी 19 ऑटोमेटिकली हो जाता है भाई सस्पेंड। इमरजेंसी में 359 में सही कह रहे हो, तो 20 एंड 21, ठीक है, आफ्टर 44th अमेंडमेंट के बाद में 20 एंड 21 को हम लोग एक्सपेक्ट कर देते हैं, बाकी सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, यस सर। ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
फिर उसके बाद में द स्टेटमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज सुपरवाइज जुडिकेशन ऑल ओवर द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, ये स्टेटमेंट ठीक है? भाई एडवाइजरी सुपरवाइजरी जुडिकेशन हम लोग कौन से आर्टिकल में आता है? 227, 227. ठीक है। दैट और इज इसमें कौन करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एप्रोप्रिएट जुडिकेशन और Advisory. एप्रोप्रिएट जुडिकेशन और रिट जुडिकेशन करेगा यहाँ पर ये। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368, क्या स्टेटमेंट ठीक है? No, नो sir. सर। नो No, सर। sir. इसमें भी वो आया था, ये ध्यान रखना। और इसमें कैन नॉट आया था, तीनों ही एलिमिनेशन से कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट बताओ ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है करेक्ट है सर। क्योंकि हाँ करेक्ट है। ये करेक्ट। सर ए करेक्ट है। हाँ लेकिन ये तो गलत है ना, लास्ट वाला तो। Yes. ये सर लास्ट हाँ वाला। क्योंकि बेसिस और डॉक्ट्रिन में हमारे क्या कर रखा है, लिमिट्स कर रखी है अमेंडमेंट पावर में, तो ये ठीक होगा इसका। ये देखो भाई क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आया ये। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ अ पार्लियामेंट, हमने किया है क्वेश्चन ये, इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। There is a no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. मैंने इसको ऑल वाली ट्रिक में कराया था आई थिंक। Right. यस सर, ये कराया था। हाँ तो अब देखते हैं इसका लॉजिक, देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच स्पेस ही से थिंक्स फिट, ये ठीक है। यस सर। Right. Yes. यस सर। Yes, sir. आर्टिकल 85. 85, ठीक है। अब ये आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स ऐसे याद होने चाहिए आपको। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ 3 सेशंस ऑफ अ पार्लियामेंट इन ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। कैसा मेंशन है 3 सेशंस का हमारे पास No, में? sir. 2 No, session sir. means नो सर। ठीक है। कन्वेंशन गैप बिटवीन 2 सेशन कितना गैप होना चाहिए? 6 months. 6 months. 6 मंथ्स का, ठीक है। फिर देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, कुछ ऐसा है भाई? नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट इज पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है गलत है ये? करेक्ट है। ठीक है सर। करेक्ट। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स एंड मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। द रिसोर्सेज ऑफ द एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इंडिया वेस्ट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब द लिमिट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। कुछ नया क्वेश्चन आया ना ये? यस। बताओ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बताओ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स मैरीटाइम जोन्स इन इंडिया, हम लोगों ने कहीं मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? No, आप sir. लोगों नहीं ने है, पढ़ा है? नहीं है सर मेंशन। ये कहाँ पर मेंशन है? कुछ हमने इसके लिए Unclause. UN clause. Clause. जोन्स जो हमने बना रखे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर टेरिटोरियल वाटर्स का जो हमने बना रखा है, तो उसके अंदर मेंशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। सेकंड देखते हैं, रिसोर्सेज ऑफ द एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इंडिया वेस्ट इन द यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ मेंशन है? नहीं, नहीं है सर। हम्म सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उस टाइम पे टर्मिनोलॉजी नहीं थी शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यार, ये मतलब आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा इसको, ये कहीं लिखा भी नहीं, 1976 एक्ट अपना, ठीक है। रिसोर्सेज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में बोला गया यूनियन ऑफ इंडिया का, ये बोला गया, ये मेंशन है, तो ये ठीक होगा क्योंकि आप लोगों ने इसका इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ा है, तो ये ठीक होगा यहाँ पर। फिर थर्ड देखो एक बार। सर Sir, हाँ सर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें ये नहीं लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है, तो ये मतलब वैसे भी सोच सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि हाँ, बाकी दोनों में मतलब स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1 और बोला 3 गया में है लिखा है। बाकी में, हाँ हाँ, 1 और 3 में कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, सेकंड में नहीं बोला गया। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यार इसमें लॉजिक तो सोचना पड़ेगा, मतलब इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को ना, सर क्योंकि मतलब इसमें वैसे लगा तो सकते अगर हैं। हाँ हाँ वैसे हाँ लगा सकते हो कि भाई ठीक होगा, वैसे लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, उस तरह से देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके जाना पड़ेगा कि भाई ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि सर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पता लग जाएगा, लेकिन आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन होगा, आपने पढ़ ही रखा, तो जिसने पढ़ रखा वो तो ठीक कर देगा इसको, कि भाई एक लॉजिक लगा देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेंशन कर रखा है, चलो ठीक होगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपने ये ई जेड वाला पढ़ रखा होगा 1976 का, तो आप इसको फिर इजिली लगा भी सकते हो, मार्क कर भी सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी क्या सर? हाँ ये आप जो बता रहे थे 1970 नहीं, वाली?
नहीं, एक्ट उसका एक्ट बनाया गया है, ये अपना इकोनॉमिक जोन्स वाला, उसके अंदर था ये, अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब्स द लिमिट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, ये ऐसा कुछ है, सर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें हम लोगों ने मेंशन रखा है कितना माइल्स, 200 माइल्स, तो ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स। और ये किसने बनाया है, ये किसने लॉ किसने बनाया है, ये वाला यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज प्लस में इंडियन लॉ, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर बी ठीक होगा, क्योंकि लॉजिक देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड अलग गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन निकल के आया वहां पर, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 8 बज गए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, चलो इसको देखते हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज अवेलेबल फॉर टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। देन द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ द इंडियन ओनली, ठीक है। एक और देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू ऑल द पर्संस रिसाइडिंग इन इंडिया, तो भाई ये भी देखते हैं अभी। तो बताओ मेरे को, फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। नहीं, नो सर। रॉन्ग है सर, नो सर। को भी है। आर्टिकल फॉरेन के 14 भी, सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस में फॉरेनर्स, राइट। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। जी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस राइट, सर। ये यस राइट। सर। आर्टिकल 15। 16 राइट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन ऑफ पर्संस रेसिडिंग इन इंडिया, नो नो सर। सर। ओनली आर्टिकल 19 का 1 का ए, ए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कौन सा आंसर बनेगा, क्या पूछ, बी। The constitution and the polity in India are based on the fundamental principle of equality and non-discrimination between citizens on the grounds of the caste. India. The purpose of reservation for scheduled caste were for transiting caste for the perpetuating it. The constitution provides for special provisions for socially and educationally backward classes, but the term OBC is not mentioned in the constitution. बताइए भाई ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इसने क्या बोला फर्स्ट में, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट। आर्टिकल 14 मेरा क्या बोलता है और 15 क्या बोलता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, इक्वलिटी बोलता है आर्टिकल 14, यस सर। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, आगे क्या आएगा, रिलीजन, रेस, रेस, एज, रिलीजन, जेंडर। जेंडर। ना, देयर आर 5 वर्ड्स, आई थिंक 4 to 5 वर्ड्स आर देयर, सो वहां पर ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं यहां पर, द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट वर शेड्यूल्ड कास्ट वाज फॉर ट्रांसजेंडिंग कास्ट फॉर द प्रिपेयरिंग इट। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये स्टेटमेंट में आपको ये इसका मतलब क्या है, प्रिपेयरिंग कास्ट का मतलब क्या है, फिर मतलब कंटिन्यू रखना, स्प्रेड करना उसको सोसाइटी के पास, परपेचुएट मतलब तो ऐसा कोई इनफाइनाइट रिजर्वेशन टाइम है तक। नो सर। भाई, रिजर्वेशन का एम क्या होता है भाई, जो भी इनइक्वालिटीज है उनको एलिमिनेट करने इनजस्टिस। का एम होता है ना, और भाई कास्ट को ट्रांसलेट करने का होता है, परपेटिंग तो करने का नहीं होता है। अगर यहाँ पर ट्रांसलेटिंग कास्ट होता तो स्टेटमेंट ठीक होता, यस अगर सर। यहाँ पर ये सिर्फ ट्रांसलेटिंग ट्रांजेंड के कास्ट लिए। होता तो ठीक होता स्टेटमेंट, ये अगर मैं इतना स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ यस सर। तो ये स्टेटमेंट यस ठीक सर। होता, ठीक है। यहाँ पर प्रिवेटिंग की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड में ओबीसी का दे रखा है, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या मेरा स्टेटमेंट ठीक है, ये पढ़ा है, यस सर। सर ओबीसी टर्म मेंशन नहीं है एस कॉन्स्टिट्यूशन। ई बी सी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यस सर। है ना। सर ऑप्शन 2 थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, क्या कह रहे हो, ऑप्शन 2 जो पर्पस ऑफ जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में यार देखो क्या बोल रखा है इसने, हम लोगों के पास में तो रिजर्वेशन जो हम लोग देते हैं शेड्यूल कास्ट को, वो किस लिए देते हैं हम लोग भाई, कुछ भी अगर इनइक्वलिटी चल रही है सोसाइटी में उसको रिमूव करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, या फिर उसको ट्रांसजेंड कास्ट को देने के लिए, टू ट्रांसजेंड कास्ट,
लेकिन प्रिपरेटिंग तो नहीं देंगे ना। निश्चित क्या बताया था इसका मतलब आपने? सर की कंटिन्यू करना, हाँ, मतलब हम कास्ट उसको सिस्टम बढ़ोतरी नहीं चलता देंगे रहे। ना कि भाई। प्रमोट करना और हाँ उसको कि सर सर सेकंड पॉइंट है बेसिकली परपेचुएटेड। ये बेसिकली एक क्रिटिसिज्म है रिजर्वेशन पॉलिसी का, जो राइट। आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन काफी बार बोला गया है कि ये पॉलिसी परपेचुएट कर रही है कास्ट कास्ट को, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा है कि परपेचुएट करेगी। Why people can get confused is because reservation policy के जो आर्टिकल्स हैं वो हटाए जा सकते हैं, वो टेम्पररी है, वो हटाई जा सकती है। इसलिए वो थोड़ा अगर अबव एंड बियॉन्ड ओवर थिंक करो तो लगता है कि वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन को लगता होगा, बट मेंशन नहीं राइट। करेगी वो। ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना हो गया, तो इसका आंसर मेरा 1 और 3 निकल के आया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन रह गया इसमें यार? हाँ, 2 ही 2 ही क्वेश्चन है क्वेश्चन रह सर। गए। इनको करना अपना, ठीक है, क्योंकि 8 बज गया, मेरे को ऑफिस के लिए भी निकलना है। और एक आज रात को फंडामेंटल राइट्स कवर कराऊंगा, रात को एक सेशन और रखूंगा आज फंडामेंटल राइट्स के लिए और डीपीएस यस के। सर। ठीक है, आज को फाइनल करके कल फिर फटाफट सुबह से सेशन स्टार्ट करूंगा और कल 6 बजे से रेगुलर सेशन रखूंगा। ठीक है, सर फिर आप ओके कल सर। टेस्ट भी लेंगे? कल टेस्ट होगा, कल पीवाईक्यू का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, सर आज हाँ सर। रिवाइज करने का भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सर, कल भी तो टेस्ट तो था। ठीक है, फिर आज आज तो सेशन शाम को सेशन। नहीं ले रहा हूँ, आप लोग रिवाइज करो, फिर कल सुबह ही करूंगा सेशन। ठीक है, ठीक यस है। सर। सर थैंक यू सर। पीवाईक्यूज मतलब सिर्फ पॉलिटी के पूरे सिलेबस का या फिर लाइक कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स? पूरा सिलेबस का होगा, पूरा सिलेबस का टेस्ट है पॉलिटी ओके का, कोई सिलेबस का। अब कोई भी टेस्ट जो होगा आप लोगों का वो सिलेबस वाइज नहीं होगा, पूरा उसमें टेस्ट पेपर पूरा आएगा वहां पर। ठीक है, ओके। चलो सर भाई, सर ओके। मैं 10:30 आ जाऊँ ना? अभी आओ, 10:30 मत आओ यार, 11 तक आ जाओ यार, ऐसा मत करो। चलो ठीक है सर, ख्याल आता है। थैंक यू सर। ओके ओके भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। Thank you, Thank sir. you. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर।